हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ हिस्ट्री विद प्रीत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स दैट इज़ रोमन एम्पायर, उसका पार्ट 2। ठीक है, हम अपना पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप प्लीज़ पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। आज आप देखेंगे कि मैंने जो भी आपके लिए टॉपिक्स बनाए हैं या लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी उन टॉपिक्स को मैंने एनसीईआरटी वाइज ही टॉपिक यूज़ किया है और साइड बाय साइड डिटेल बोल्ड हेडिंग्स दी हैं आपके लिए, ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स चाहिए, मेरी पीपीटी चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, तो आप मुझे ईजिली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगी और ये सब आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर। तो देखिए, जेंडर लिटरेसी का क्या मतलब है। जेंडर आपको नाम से ही पता चल रहा है। जेंडर मतलब मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस, मतलब जेंडर है ना, मेल और फीमेल जो भी है। तो सबसे पहला देखिए, जेंडर में रोमन एम्पायर में क्या दिखता है आपको। सबसे पहले जेंडर में रोमन एम्पायर में दिखेंगी न्यूक्लियर फैमिलीज। मतलब रोमन एम्पायर में ट्रेंड है कि जैसे ही उनका यंग वन, जो भी उनका बच्चा है, एल्डर सन है, वो बड़ा होगा, वो उसकी शादी कर देंगे और एडल्ट सन को भेज देंगे अपनी फैमिली से दूर। इट मीन्स वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ के ट्रेंड हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया में जॉइंट फैमिलीज़ का ट्रेंड है और हमारे रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड है। सेकेंड पॉइंट देखिए, टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज। जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा न्यूक्लियर फैमिली, सेकेंड पॉइंट है टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज। इसमें क्या है मैडम, तो देखिए, टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज का मतलब है जहाँ पर वाइफ जब शादी करके आएगी तो वो अपने साथ जो भी प्रॉपर्टी लाती है, आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि वाइफ अपने साथ जो भी दहेज लेके आती है, जो भी डॉरी लेके आती है, चाहे वो प्रॉपर्टी लाए, चाहे वेल्थ लाए, चाहे वट वो अपनी मैरिज के टाइम पे साथ लेके आए, दैट विल नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर टू दी हस्बैंड। आप देख रहे हैं, रोमन एम्पायर में ये स्पेसिफिक किया हुआ था कि आप शादी के टाइम पे जो भी डॉरी लाएंगे वो कभी भी हमारे हस्बैंड के नाम पे डिलीवर नहीं होगी। इसका मतलब प्राइमरी हेयर जो भी उसकी मालकिन होगी वो हमेशा कौन रहेगी बेटा, वो हमेशा वुमेन रहेगी, चाहे वो अपने साथ जो भी मटेरियल ले आए। तो ये पूरा राइट है, मतलब कुछ भी हो जाए, वेमेन जो भी अपना मैरिज में के टाइम पे सामान साथ में लेके आ रही है, डॉरी साथ लेके आ रही है, उसका हमेशा राइट उस वुमेन के पास ही होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है अरेंज मैरिज। तो इट मीन्स कि जो भी हमारे वहाँ पर रोमन एम्पायर था उसमें हमारा कल्चर था थर्ड पॉइंट में कि रोमन एम्पायर हमेशा अरेंज मैरिज के साथ था। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो मेल्स थे उनकी मैरिजेस हो जाती हैं नियर बाय आपके लेट 20s और अर्ली 30s। मतलब मान लो जो मेल्स हैं उनकी शादी तो हो जाती है 25, 26, 27, 28, 29, 30। लेकिन बेटा जो फीमेल्स हैं, मतलब जो वुमेन है, उनकी शादी होती है ऐसे 17, 18, 19, 20। तो आप इजीली देख सकते हो दोनों में कम से कम 10 ईयर्स का गैप है। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो वाइफ है और जो हस्बैंड है उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। होती सारी अरेंज मैरिज थी, बट आप देख सकते हैं कि दोनों की शादी के बीच का जो एज गैप है वो कितना ज़्यादा है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल राइट्स ओवर चिल्ड्रन। ये सब जेंडर के ही पॉइंट्स हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, ये सिर्फ मैंने आपके लिए जेंडर को ही हेडिंग में लिख दिया है। लीगल राइट्स ओवर चिल्ड्रन का मतलब पता है आपको क्या है यहाँ पर, कि जो पापा हैं उनके पास पूरा राइट है बच्चे को मारने तक का। समझ रहे हो आप, लीगल राइट है बच्चे को मारने का। मान लीजिए कि मम्मी पापा हैं और उनका कोई अनवांटेड चाइल्ड हो गया, मतलब पापा चाहते नहीं थे तब भी कोई बेबी हो गया, तो फादर हैव अ राइट कि वो उस चाइल्ड को कहाँ छोड़ देंगे, बाहर ठंड में छोड़ देंगे, कोल्ड में छोड़ देंगे, और उस कोल्ड में जो वो चाइल्ड है वो मर जाएगा। हम सबको पता है न्यू बॉर्न्स बेबी जो है वो ज़्यादा ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो ईजिली मर जाते हैं। तो आप सोचिए, दे हैव अ लीगल राइट ओवर चिल्ड्रन। तो मेल जो है उसका राइट ऑफ कोर्स वाइफ पे तो होता ही है, क्योंकि वाइफ पे तो कंफर्म कि हस्बैंड वाइफ है, तो जो हस्बैंड होगा वो मेल डोमिनेटिंग होगा। उसी हस्बैंड और उसी फादर के पास पूरा लीगल राइट है कि वो जब चाहे अपने बेटे या अपने बच्चों को मार भी सकता है। तो ये सब जेंडर से रिलेटेड पॉइंट है, समझ रहे हैं आप। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ जेंडर।
देखिए हमारा मेन टॉपिक है बेटा जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर। जेंडर में मैंने आपको 4 पॉइंट याद कराए हैं। पहला कि न्यूक्लियर फैमिली रहती है, दूसरा बहुत टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिजेस हैं, इसका मतलब जो भी वाइफ अपने साथ सामान लेके आएगी वो हस्बैंड नहीं ले सकता, है ना। थर्ड मैंने आपको अरेंज मैरिज बताया, जिसमें मैंने आपको बताई दोनों की एज के बीच में कितना गैप है। और फोर्थ मैंने आपको बताया कि फादर हैव अ लीगल राइट कि वो चिल्ड्रन को मार भी सकते हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स बेसिकली जेंडर से ही रिलेटेड है। नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ लिटरेसी। लिटरेसी आपको नाम से ही पता चल रहा है, लिटरेसी मतलब क्या, लिटरेसी मीन्स पढ़े लिखे लोग, है ना, कि उस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो देखिए रोमन एम्पायर में बेसिकली जो है लिटरेसी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरिएट करती है। देखिए साफ लिखा है, जो लिटरेसी है वो वेरी कर रही है। वेरी का मतलब ये हो गया कि रोमन एम्पायर में कहीं तो लिटरेसी लेवल बहुत हाई है और कहीं लिटरेसी लेवल लो है। कैसे मैडम? तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, आप बस इतनी सी बात याद रखिए। पोम्पी जहाँ पे लिटरेसी लेवल हमें बहुत हाई मिला क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड्स मिले, एवरीथिंग मिली, इसका मतलब वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। और दूसरा क्या है मैडम? बेटा दूसरा है इजिप्ट। इजिप्ट में कुछ भी साइन बोर्ड्स और ऐसा पेपर और आई थिंक कोई ऐसा सामान नहीं मिला जो इस बात को प्रूफ करे कि इजिप्ट के लोग पढ़े लिखे थे। इजिप्ट में हार्डली हमें मिले हैं सिर्फ पेपरस या स्क्राइब्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के यूज़ आते होंगे। नॉर्मल सी दो लाइनें आप याद रखिए, लिटरेसी लेवल रोमन एम्पायर में डिफरेंशिएट था। इट मीन्स अलग अलग शहर में अलग अलग लिटरेसी लेवल था। पोम्पी में लिटरेसी लेवल काफ़ी हाई है और इजिप्ट में लिटरेसी लेवल काफ़ी लो है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था हमारा रोमन एम्पायर में पहली हेडिंग जेंडर, दूसरा था लिटरेसी। अब हम पढ़ते हैं कल्चर। कल्चर उससे भी इजी है। रोमन एम्पायर इतना वास्ट है, जैसे कि हम सबको पता है, इट्स लायन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो ऑफकोर्स सेम टाइप का कल्चर फॉलो करने वाले तो लोग होंगे नहीं। तो कौन से लोग थे मैडम? तो बेटा ऑब्वियस सी बात थी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर एंड रिलीजन जो वहाँ के पर्सन एडॉप्ट करते थे। मतलब वहाँ के पीपल जो हैं बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस बोलना, अलग अलग खाना खाना, अलग अलग क्लोथ्स पहनना, अलग अलग फूड्स ईट करना, डिफरेंट टाइप का कल्चर था। तो इट मीन्स जो हमारा रोमन एम्पायर है ही दे हैव अ बेसिकली अ वाइड वेराइटी ऑफ कल्चर। उसके अलावा मैंने एक दो पॉइंट और लिखे हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। अरेमिक जो है उनकी डोमिनेंट लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कॉप्टिक लैंग्वेज है जो उसकी इजिप्ट में यूज़ होती है। प्यूनिक और बर्बर लैंग्वेज है जो उसकी नॉर्थ अफ्रीका में यूज़ होती है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कल्चर में बेसिकली आपने यही बताया है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं। तो अगर आपका 8 मार्क्स का सीधा ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, बेटा अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप प्राइवेट स्कूल में, वट एवर बी योर स्कूल, बट जब भी हमारा हिस्ट्री का पैटर्न है 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 8 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन में जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। अकेले जेंडर में ही मैंने दिया है न्यूक्लियर फैमिली, टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज, अरेंज मैरिज एंड लीगल राइट्स ओवर चिल्ड्रन। इसके अलावा पूरी अलग से हेडिंग दी है लिटरेसी की, जिसमें इजिप्ट और पोम्पी को एक्सप्लेन किया मैंने। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कल्चर की वाइड वेराइटी ऑफ कल्चर जो है वो आपके रोमन एम्पायर में यूज़ होता है। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अगेन, विच इज़ ऑफ अगेन बेटा 8 मार्क्स। आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी 8 मार्क्स में सीधा आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। अब देखिए इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा चीज़ों का, समझो, व्यापार करना, मतलब किसी भी चीज़ में इकोनॉमिक टर्म्स मतलब पैसा कमाना। इकोनॉमी क्या है समझो आप। अगर आप कोई भी बच्चा यहाँ पर हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इको का स्टूडेंट होगा, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वो कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको काम करने के बाद मनी जनरेट होती है तो वो इकोनॉमिक है। जैसे अगर आपकी मम्मा आपको पढ़ा रही हैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि वो मदर हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। पर आपकी सेम मम्मा, वही मतलब आपकी मम्मा टीचर बन के एज अ स्कूल में पढ़ा रही है, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो उस काम में उन्हें मनी मिल रही है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्सपेंशंस कि रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कितना था, इकोनॉमी में आपको कितना पैसा मिल रहा है, समझ लो क्या है वहाँ पे बेसिकली।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन से। तो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, मैंने वर्ड्स लिखे हैं कि हमारे पास रोमन एम्पायर की पहली हेडिंग हो गई, उनके पास पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उनके पास माइंस हैं, वीट है, वाइन है, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज है। इतनी सारी एक्टिविटी अकेले रोमन एम्पायर में है। इट मीन्स दीज आर दी एक्टिविटीज़ जिससे वो अपनी मनी जनरेट करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए मैंने आपके लिए डार्क किया है एम्फोरे। अब एम्फोरे क्या है? एक ऐसा कंटेनर जिसमें लिक्विड स्टोर किया जाता है, जिसमें वाइन या ऑलिव ऑयल स्टोर किया जाता होगा, उस कंटेनर को हम एम्फोरे कहते हैं। एम्फोरे इज़ लाइक मैं आपके लिए बना देती हूँ समथिंग लाइक दिस वन, लाइक दिस, जैसे आपकी कोई सुराही या मटकी सी नहीं होती, ऐसे। एम्फोरे इज़ अ काइंड ऑफ कि आपका कोई लिक्विड कंटेनर जिसमें आप वाइन या ऑलिव ऑयल स्टोर करते हैं। सेम अब कहलाता है मैं भाई ड्वेजल 20। ड्वेजल 20 की भी सेम स्टोरी है। अब ड्वेजल 20 फिर अलग क्यों है मैडम? क्योंकि ड्वेजल 20 में स्पेन का ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। गॉट इट? मतलब जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो जाता था जिस कंटेनर में बेटा, उस कंटेनर को ड्वेजल 20 कहते थे। कैन यू बिलीव रोमन एम्पायर में सबसे मैक्सिमम सोल्ड होने वाला ऑलिव ऑयल कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? तो आंसर होगा स्पेन से। स्पेन का ऑलिव ऑयल पूरे वर्ल्ड में फेमस था। क्यों फेमस था? बिकॉज स्पेन के ऑलिव ऑयल की वाइट अ गुड क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल, जिसके प्राइस बिल्कुल रीज़नेबल थे। तो आप सब चीज़ समझिए कि उसके प्राइस बिल्कुल कम है ऑलिव ऑयल के, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसलिए स्पेन के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने ऑलिव ऑयल की मार्केट को सबसे ज़्यादा कैप्चर किया हुआ था। आप देख सकते हैं कि स्पेन के ऑलिव ऑयल फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी, इवन थर्ड और फोर्थ सेंचुरी तक भी हमारा रोमन एम्पायर में जो ऑलिव ऑयल बिकता था वो स्पेन से बिकता था। तो इसका मतलब स्पेन सबसे ज़्यादा फ्लरिश हो गया जो ऑलिव ऑयल बेचता है। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका आया, बट नॉर्थ अफ्रीका जब तक आया तब तक फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी हो गई थी, उसने भी अपना ऑलिव ऑयल सोल्ड करना स्टार्ट किया। उसके बाद टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग और भी कंट्रीज़ आ गए सेवन्थ सेंचुरी तक। जब तक हमारा रोमन एम्पायर था तब इन सब लोगों ने भी ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट किया, है ना। अब देखिए नेक्स्ट इसमें और बता रखा है इसके अलावा और क्या करता था और कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी बेटा रोमन एम्पायर में। तो वाटर पावर, इसका मतलब अकेले रोमन एम्पायर अपना वाटर पावर का यूज़ करता था। कैसे? हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता था। पानी के ज़रिए से सिल्वर और गोल्ड माइन से सिल्वर और गोल्ड निकालता था, है ना। उस टाइम पीरियड में बैंकिंग नेटवर्क्स उसके बहुत अच्छे से, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी थी, मनी का यूज़ करना आ गया था। मतलब आप सोचिए उस टाइम पीरियड में हमारा रोमन एम्पायर सबसे ज़्यादा वास्ट था, क्योंकि उसके रोमन एम्पायर के टाइम में वाइन, ऑलिव ऑयल, स्पेन, ठीक है, आपका नॉर्थ अफ्रीका, आपका वाटर पावर का यूज़, बैंकिंग का यूज़, मनी का यूज़, हाइड्रोलिक पावर का यूज़, ये सारा यूज़ आपका इकोनॉमिक एक्सपेंशन में आएगा, जो कि रोमन एम्पायर के पीरियड में ही था। आई नो बेटा, हो सकता है ये टॉपिक और ये चैप्टर अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, बट डोंट वरी, आप सेम मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होगा। मैंने एनसीईआरटी की हेडिंग्स को यूज़ करते हुए आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इस नोट्स को ईजिली पढ़िए, मेरी वीडियो को आराम से 2 या 3 बार सुनिए, डेफिनेटली आपकी इस पे कमांड हो जाएगी। मैं दोबारा भी बता देती हूँ, इकोनॉमी एक्सपेंशन में पहले आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं कि एम्फोरे और ड्वेजल 20 क्या होते हैं, जो कि ऑफकोर्स आपको 1 मार्क में आपके पेपर में दिख सकते हैं बेटा। फिर हम आपको बता रहे हैं बेसिकली कि हमारा जो स्पेन है वो सबसे ज़्यादा ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करता था और सोल्ड करता था। धीरे धीरे स्पेन ऑलिव ऑयल फोर्थ सेंचुरी तक प्रोड्यूस किया। उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका, टर्की से सीरिया जैसे दूसरी कंट्री आ गई जिन्होंने ऑलिव ऑयल सोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। देन आप पढ़ोगे कि वाटर पावर मतलब पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करना शुरू किया, सिल्वर और गोल्ड माइन से उन्होंने पानी का यूज़ करके सिल्वर और गोल्ड निकाला, है ना। बैंकिंग आ गया, कमर्शियल सेक्टर आ गया, मनी का यूज़ करना आ गया। तो इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये सब कुछ ऑलरेडी हमारा रोमन एम्पायर कवर्ड कर चुका है। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोलिंग वर्कर, मीन्स हाउ कैन बी कंट्रोल आवर वर्कर्स इन दी रोमन एम्पायर।
तो देखिए रोमन एम्पायर में जो स्लेव्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। मतलब आप सोचिए कि रोमन एम्पायर में कंफर्म है, ये डेफिनेटली है कि रोमन एम्पायर में अगर आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली के पास एक या दो स्लेव्स होंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगस्तस मतलब फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के बीच में जब रोमन एम्पायर का एम्परर अगस्तस था, तब हमारे रोमन एम्पायर की पॉपुलेशन आप देखिए 7.5 मिलियन थी। उस 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 3 मिलियन स्लेव्स थे। इसका मतलब आप सोचिए हर एक फैमिली के पास नेचुरल सी बात थी, स्लेव्स थे, है ना। मतलब 7.5 में से 3 मिलियन अगर स्लेव्स हैं तो 6 मिलियन अगर फैमिली के लोग हो गए, या मान के चलिए कि पूरा ग्रुप हो गया 4-5 लोगों का, तो उसके पास अपने पास एक एक दो दो स्लेव्स है। इतना कॉमन था स्लेव्स, कहाँ पर, रोमन एम्पायर में। अब स्लेव्स तो मैडम कॉमन है, इतना हमें समझ आ गया। अब मैंने क्वेश्चन बोला है बेटा कंट्रोलिंग वर्कर, कि हम इन्हें कंट्रोल कैसे करते थे। तो देखिए इसकी बहुत ही आप समझ सकते हैं एक इमोशनल स्टोरी है। इमोशनल मतलब कैसे, कि स्लेव्स को हम मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने मानिए 1 लाख रुपए का एक स्लेव्स परचेज़ किया, ठीक है, मैंने 1 लाख का एक स्लेव्स परचेज़ किया और उस स्लेव्स को क्या हो गई, उस स्लेव्स को मलेरिया हो गया और मेरा स्लेव्स मर गया, तो मुझे बहुत दुख लगा कि वो मेरा स्लेव्स मर गया। अब बेटा यहाँ पर जो सैडनेस की बात है, वो दुख ये नहीं है कि मेरा स्लेव मर गया, दुख ये है कि जो मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए थे उस स्लेव को परचेज़ करने में, दैट्स गोइंग इनटू वेस्ट। समझो। तो इसका मतलब आप सोचिए कि रोमन एम्पायर जो है, दे थिंक अबाउट लाइक दिस, द पीपल इन द रोमन एम्पायर ऑलवेज थिंक कि स्लेव्स हमारी एसेट्स हैं, और ये एसेट अगर मेरी मर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो मेरे लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसमें मेरे को स्लेव्स के लिए सिंपैथी नहीं है, इसमें मुझे इस बात का दुख है कि मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया और मैंने उस स्लेव से पूरे लाइफ टाइम काम भी नहीं लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए slavery was basically a serious challenge in that particular world. Under Augustus there were still 3 million slaves in the total population of 7.5 million. यही मैंने आपको बताया। It was no longer true for the empire as a whole. There are some person who basically वो सिर्फ और सिर्फ मानते थे कि हमारे लिए रोमन एग्रीकल्चर जो है या रोमन जो स्लेव्स हैं वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी 1 लाख रुपीज़ की और वो डैमेज हो गई या मर गई बाय अ मलेरिया, तो मुझे उसके लिए सिंपैथी नहीं है, बट हाँ मेरी हार्ड कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरे 1 लाख रुपीज़ वेस्ट हो गए वो सबसे बड़ी बात है ना। आगे देखिए प्लिनी द एल्डर, ये एक ऑथर है बेसिकली जिसने नेचुरल हिस्ट्री, या मान लीजिए एक ऑथर है जिसने लिखा है स्लेव्स के बारे में। वो कहता है कि स्लेव्स के साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट होता था, इतना हार्श ट्रीटमेंट होता था कि स्लेव्स को गैंग में रखा जाता था। गैंग में क्यों रखेंगे, क्योंकि आप पे वो नज़र रख रहे हैं। 8-8 10-10 स्लेव्स को एक साथ एक जगह पे काम कराया जाता था और उनके हाथ और पैरों में, स्पेसिफिकली फुट में उनकी वो लोहे की जंजीरें होती है ना बेटा, वो बांध दी जाती थी। ये इसलिए किया जाता था चेन वगैरह, ताकि वो सब लोग भाग ना पाएँ। रियलिटी में ये ऑथर कहते हैं ये मेथड सबसे बेकार है, क्योंकि इससे आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, बट कंट्रोल करने के लिए रोमन एम्पायर यही यूज़ करता था कि 8-8 वर्कर्स के समझो पैरों में चेन बांध दी और एक साथ एक उनके ऊपर सुपरवाइज़र रख दिया, वो उन्हें कंट्रोल करेगा। इससे बुरा देखो क्या हो सकता है कि सील थी, मतलब जो वर्कर्स थे या जो फील्ड्स में लोग काम करते हैं, या वर्कर्स जो लेबर है जो हमारी फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, वो पूरे ऐसे एप्रन पहनेंगे, उस एप्रन के ऊपर पूरी सील लगी होगी, वो अच्छे से अपने हाथों पे ऐसे ग्लव्स पहनेंगे, मास्क वगैरह पियर अप करेंगे, और वो प्रीमिसेस जब भी छोड़ेंगे तो ये सारे जो क्लोथ्स हैं इसको शेड ऑफ करके उतार के ही करेंगे। कई बार तो पेरेंट्स बेटा इंटेंशनली अपने बच्चों को सोल्ड आउट कर देते थे, क्यों, ताकि उन्हें पैसे मिल जाएँ, समझ रहे हो। अब मान लो कोई पेरेंट है उसके पास 4 या 5 बच्चे हैं, तो वो एक स्लेव को, अपने एक बच्चे को एज अ स्लेव बेच देंगे और वो स्लेव 25 ईयर्स तक सामने वाले पर्सन के लिए काम करेगा जिसने उसे खरीदा है। ये शायद इसलिए भी किया जाता होगा ताकि वो फैमिली जो बिल्कुल पुअर फैमिली है वो अपने बाकी बच्चों को और खुद को पाल सके। कहा जाता है कई बार 1000 सरेंडर्स अपने आप को खुद ही सर्विस में सरेंडर कर देते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं ठीक है भाई, वी आर रेडी टू मेक अ स्लेव, हम
खुद ही स्लेव्स बनने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि बाहर तो बहुत हार्श है, हमें कोई काम मिले ना मिले पता नहीं हमें खाना कौन देगा। बट अगर आप स्लेव्स की तरह हमें रखोगे तो एटलीस्ट 2 वक्त का खाना, 2 रोटी, समझो ऐसे दे सकते हैं आप, समझो। और एक्स्ट्रा बुक्स में तो ये तक लिखा है बेटा कि स्लेव्स के साथ इतना हार्श बिहेव किया जाता था, उनके पैरों में जंजीर बांध दी, बात नहीं मानोगे तो उन्हें हैंटर से पीटा जा रहा है। उन्हीं स्लेव्स के साथ और वर्स्ट ट्रीटमेंट तब होगा कि अगर आपने भागने की कोशिश करी तो स्लेव को एक ट्री के साथ बांध देंगे और उस पर डॉग्स छोड़ देंगे। तो सोचो वो जो डॉग्स हैं वो स्लेव्स को कितना खाएंगे, कितना बीटन करेंगे। 1-2 दिन स्लेव्स भूखा रहेगा तो डर की वजह से और भूखे रहने की वजह से, इतनी आप सोचिए वाउंडेड होने की वजह से, जख्मी होने की वजह से वो स्लेव्स कभी भी दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा। तो मतलब दीज आर दी मेथड्स कि वो कंट्रोल करते थे अपने वर्कर्स को इस हिसाब से। और स्लेव्स खुद भी फिर एक बार स्लेव्स बन गए तो पूरे लाइफ टाइम उनके लिए गुलामी करने के लिए रेडी हो जाते थे। तो ये हार्श, या लेकिन बोलिए हार्श है, लेकिन तब भी रियलिटी है रोमन एम्पायर की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल हिरार्की। अब सोशल हिरार्की क्या होता है? सोशल हिरार्की बहुत इजी है, जो आज के टाइम पे भी आप देखते हो। मतलब सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, तो देखिए आज भी हमारी सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। यही सेम स्टोरी है। रिच क्लास कौन है? सेनेटोरियल रिच क्लास है। सेनेट मतलब वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज होल्डिंग्स हैं, जो बहुत रिच हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। समझिए किसी सर्कस को चलाने के लिए कोई मालिक की ज़रूरत होती है ना, तो वो मालिक कौन है? सेनेटर है। और उसमें जो वर्कर और लेबर का काम करेंगे वो कौन होंगे? मिडिल क्लास, नहीं तो सबसे लास्ट में लोअर क्लास या फिर बेचारे स्लेव्स। तो सेनेटोरियल मतलब रफली 1000 के आसपास होंगे। 1000 के आसपास हमारी इटालियन फैमिली सेनेटर फैमिली होगी, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो सोशल हिरार्की में पहला ग्रुप क्या हो गया बेटा? सेनेट। दूसरा क्या हो गया? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास हम सबको पता है, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग जो कि सेनेटोरियल या इम्पेरियल सर्विसेज में अपना काम करेंगे, या आर्मी के हेड हो सकते हैं। आप समझिए कि जो भी सेनेटोरियल ग्रुप का कोई अच्छे रिस्पेक्टेबल काम होता है ना, रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास होती है, कोई भी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है जो आपको पढ़ लिख के या अच्छी या ब्यूरोक्रेट्स या आर्मी कोई भी नौकरी देगा। इम्पेरियल, इम्पेरियल मतलब चाहे राजा दे, चाहे सेनेटोरियल ग्रुप दे, वो सब के सब कौन होते हैं? वो सब के सब होते हैं मिडिल क्लास। और सबसे लास्ट में क्या आ गई बेटा? सबसे लास्ट में आ गई लोअर क्लास। लोअर क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जो बिल्कुल लोअर है, मतलब लेबर फोर्सेस हो गए, लार्ज स्टेट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट्स हो गए, है ना, ऑलिव ऑयल में काम करने वाले, बिग बिग फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हो गए। तो ये सब कौन हो गए? ये सब हो गए लोअर क्लास। तो इसका मतलब सोशल हिरार्कीज, क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल हिरार्कीज में रोमन एम्पायर में कौन से 3 लोग आते हैं? तो आते हैं सेनेट मतलब रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास मतलब ह्यूमोरियस। तो ये हमारा आज का सोशल हिरार्की की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको, मतलब रोमन एम्पायर की क्लास, जिसमें मैंने आपको सोशल हिरार्की, कंट्रोल वर्कर्स को कैसे करते हैं, है ना, और पूरा इसको डिटेल में किया है। आप ज़रूर कंफर्म इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपके लिए ये टॉपिक लर्न करना इजी हो जाए, आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स समझ पाएँ। मैं मान सकती हूँ ये टॉपिक्स 11th क्लास के थोड़े से आपको टिपिकल लग सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ड हिस्ट्री, बट डोंट पैनिक, be calm, relax, prepare for your exams. It's only a 7 chapter in your class 11th history. तो एक एक दो दो चैप्टर भी बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो वो 7 चैप्टर तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। इसलिए चैप्टर्स थोड़े लेंथी हैं और लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। बी रिलैक्स, एक वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए, अच्छे कमांड करने की कोशिश कीजिए। कल मिलते हैं दोबारा आगे की क्लास में। आगे के क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं हमने, आगे की क्लास में हम आपको वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, कोई आपको एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, आपको कोई और सीरीज़ चाहिए जो मैं स्टार्ट करूं, या आपको नोट्स चाहिए, प्लीज़ मैसेज और कमेंट्स मी और फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।